Hi students, my name is Rajat Saini. I am a research scholar at Department of Applied Economics, University of Lucknow. आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं, द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये आपके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे बैंक्स हमेशा स्ट्रगल करते हैं डील करने में। नाम से ही पता लग रहा है कि नॉन परफॉर्मिंग यानी ये वो एसेट्स हैं, ये वो एडवांसेस हैं जो कि बैंक के लिए कोई भी वैल्यू एड नहीं कर रहे हैं, बैंक के लिए कोई भी प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे रहे हैं। These are those loans and advances whose principal or interest are overdue for a period of 90 days। यानी कि अगर आप लोन लेते हो और 90 डेज तक उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते हो तब वो लोन को कंसीडर किया जाएगा एज NPA। अब ये डेफिनेशन तो हो गई कॉमर्शियल बैंक्स के लिए, बट इसकी एक और डेफिनेशन है फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स। अगर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो 2 कॉन्टिन्यूस क्रॉपिंग सीजन तक किसी भी लोन को NPA कंसीडर नहीं करा जाएगा। अगर 2 कॉन्टिन्यूस क्रॉपिंग पीरियड एक्सीड कर जाती है उसकी इंस्टॉलमेंट तब उस लोन को NPA कंसीडर करा जाएगा। सिमिलरली अगर कोई लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो फिर ये टाइम पीरियड रहेगा 1 क्रॉपिंग सीजन। अब इसकी 3 ब्रॉड कैटेगरीज या मैं कह लूँ टाइप्स होते हैं: सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस्ट एसेट। सबसे पहले सब स्टैंडर्ड एसेट, जैसे ही कोई NPA 90 डेज के बाद कोई भी लोन NPA बनता है वहाँ से लेकर 12 मंथ्स तक हम इसको सब स्टैंडर्ड एसेट्स की कैटेगरी में डालते हैं। उसके बाद बैंक को बहुत डाउट होता है कि भाई ये लोन हम रिकवर कभी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तब आफ्टर 12 मंथ्स बैंक इसको डाउटफुल एसेट्स की कैटेगरी में डालती है। अब फर्दर लॉस्ट एसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस्ट एसेट बेसिकली जब कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर इस अमाउंट को बैंक की बुक्स में राइट ऑफ कर देता है, यानी कि अब उसने मान लिया है कि हम इसको ईजिली रिकवर नहीं कर सकते, हमको लीगल प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी, तब जाके ये लॉस्ट एसेट की कैटेगरी में आता है। अब लॉस्ट एसेट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि लॉस्ट एसेट और NPA में क्या डिफरेंस है। तो सभी NPA लॉस्ट एसेट नहीं होते हैं, बट लॉस्ट एसेट हमेशा NPA होता है। अब ऐसा नहीं होता इसके बाद कि बैंक जो है वो लीगल प्रोसीडिंग अपनी बंद कर देती है, अमाउंट को रिकवर नहीं करती है, वो नोटिस भेजती है और जाके एसेट को एक्वायर कर लेती है, उसको बेच के उसकी नीलामी करके अपने पैसे को रिकवर कर सकती है। पर ये पावर किसने दी है बैंक को कि डायरेक्टली जाके वो एसेट को एक्वायर कर ले रही है, कोलेटरल को एक्वायर कर ले रही है? तो ये पावर उसको दी है सारफेसी एक्ट 2002 ने। बेसिकली सारफेसी एक्ट 2002 एम्पावर करता है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि वो विदाउट एनी जुरिसडिक्शनल इंटरवेंशन, यानी कि किसी कोर्ट के ऑर्डर के बिना वो डायरेक्टली जाके एसेट को एक्वायर कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं और जो भी उनका अमाउंट है उसको रिकवर कर सकते हैं। पर कोई भी लोन डायरेक्टली NPA नहीं बन जाता सारफेसी एक्ट के अंडर। सबसे पहले सारफेसी एक्ट जो होता है ना वो सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स में डील करता है, यानी कि इन केस अगर आपने किसी ट्रेडिशनल मनी लेंडर से पैसे उठाए हैं, अपने घर परिवार से पैसे उठाए हैं, आप नहीं पे कर रहे हो, तो वो लोन को NPA नहीं कंसीडर किया जाएगा। सेकेंड कंडीशन ये है कि भाई अमाउंट जो है वो लोन का मोर देन 1 लाख होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि भाई 90 डेज से ज़्यादा उसकी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू होनी चाहिए। अब फोर्थ कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी लोन का 80% प्रिंसिपल पे कर दिया है हमने, ठीक है, तब उस लोन को सारफेसी एक्ट के अंडर NPA नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट था NPA का। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बेटर नाउ एंड आप किसी को भी ये समझा सकते हैं। थैंक यू।